अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया क्या? प्लीज एक बार मुझे बताओ तो सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। सर अगेन गुड क्या बोलते हैं सर, मॉर्निंग है कि इवनिंग है? गुड मॉर्निंग है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। ये सबका बात सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। अच्छा तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो क्या है सर, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर? आजकल हम लोग बात चल रहा है सर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ पे। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, सीएस में इसको एनवायरनमेंट कहते हैं, सीए के केस में इसको कमर्शियल नॉलेज कहते हैं, जो भी कहे, बट कॉन्सेप्ट एक ही है। इसका एक कॉमन फेनोमेना है, दैट इज बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि बिजनेस प्रॉपरली रन हो सके। ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट है ना सर, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्डअप करना पड़ता है जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस प्रॉपरली ग्रो होता है, देश का, कंट्री का जो नीड है वो नीड फुलफिल हो सके। क्या सर ये इतना तो याद होगा आप लोगों को कि विदिशा मुने ऐसे कि नहीं? बोल। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा याद दिलाता हूँ। चलो आप लोग सब भूल गए। अच्छा स्क्रीन शेयर है क्या? बताओ तो एक बार। है सर, स्क्रीन शेयर है? इतना मुझे बता दो। है सर। ओके ठीक है। तो देखो सर जो पॉइंट में मैं बात कर रहा था, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ में क्या होता है सर? गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी लेता है, गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज लेता है। ये सब नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी है। सेकेंड कहाँ चला गया? ये वाला एरिया सर, दिस एरिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। इसमें क्या होता है? पॉलिसीज क्रिएटिंग कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट सच एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इससे पहले भी इसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर्स किया था, मुझे याद है। आज ये मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट मतलब फाइनल लेक्चर्स हैं। बट पॉइंट क्या है सर? सर पॉइंट ये है, आपको ये समझना होगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के अंदर बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसी लिया है। और ये आज नहीं सर, बहुत दिनों से लेके आ रहे हैं सर। मतलब जैसे इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताया था, याद है आप लोगों को? हाँ, एनीवन? सर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद है क्या? किरे? हाँ सर, आवाज नहीं आया। एलपीजी का कॉन्सेप्ट याद है ना? 1991 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट था। हाँ सर, याद करो थोड़ा। यस सर, याद है। थैंक यू सर। तो पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट था, और मनमोहन सिंह तब हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा था? इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा था। ओपन मतलब उससे पहले क्या इकोनॉमी क्लोज था? यस सर, इकोनॉमी क्लोज था। मतलब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि अगर हम लोग अपने देश को एक लिबरल कॉन्सेप्ट में जब तक डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ना तो बाहर से कंपनी हमारे देश में आएगा, ना तो हमारा प्रोडक्ट बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओपन एग्रीमेंट है सर, इट्स लाइक ओपन एग्रीमेंट। भाई तुम हमें देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। ठीक है, तुम हमें देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारे पास तेल है, मेरे पास सब्जी है। ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट के पास क्या है? तेल है ना सर, ऑयल माइन है सर उनके पास। हमारे पास क्या है? इंडिया इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, तो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, राइस है, सब्जी है, मतलब फूड्स है, हमारे पास फूड है, फूड ग्रेन्स है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे फर्क पड़ता ये है कि हमारे पास जो है हम दूसरे देश को देंगे, दूसरे के पास जो है वो हमें हमारे पास आएगा। ठीक है, और भी एक बात है सर, इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था
कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम, मतलब 47 के पहले का हालत ब्रिटिश कॉलोनी, उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, फिर इंडिया थोड़ा अपने आप को समय दिया, बट उसमें फिर से चाइना हमारे ऊपर अटैक किया, इंडिया के साथ चाइना का वॉर, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, फिर हमारे साथ झगड़ा बना के रखा। तो भारत को ना बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एटलीस्ट 1980s तक। ये प्रॉब्लम चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन इसके बीच में डेवलपमेंट भी तो करना है। ऐसा तो नहीं ना कि हम एक्सक्यूज देंगे कि भाई चाइना वार कर रहा है तो हम क्या करें, है ना, पाकिस्तान हमारे साथ झमेला कर रहा है तो हम क्या करें। ऐसा बोलने से तो देश को रोकना मुश्किल है। देश को तो आगे बढ़ना है, लेकिन देश तभी आगे बढ़ सकता है सर जब देश में बिजनेस आगे बढ़ सकता है। और उसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करता है बिजनेस ग्रोथ के लिए। ये सब बात पहले भी हुआ है, बट बीच में थोड़ा छुट्टी पड़ गया था, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ सर। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ, डिटेल्स नहीं जाऊंगा, कुछ पॉइंट बाकी हैं जो मैं थोड़ा डिटेल्स में बोलूंगा, बाकी चीज में थोड़ा आपको रिकॉल करा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्केच था जिसमें आपको मैं एंशियंट भारत के बारे में भी बताया, इंडिया अंडर ब्रिटिश के बारे में बताया, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है वो भी बताया। फिर गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाया, जिसमें स्कोप के हिसाब से, इम्पैक्ट के हिसाब से पॉलिसीज हैं, मैक्रो पॉलिसी फॉर बिजनेस कंड्यूसिवनेस और इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इन इंडिया, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आईएफडीआई एंड ओएफडीआई का कॉन्सेप्ट। आईएफडीआई मतलब जब देश के अंदर पैसा आता है, और ओएफडीआई का मतलब है जब देश का पैसा बाहर जाता है। देश का पैसा बाहर जाना मतलब, सर देश का पैसा बाहर जाने का मतलब यह है कि हम लोग, देश का पैसा बाहर जाने का मतलब यह है कि हम लोग, इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर बिजनेस कर पाता है। जैसे बाहर का कंपनी हमारे देश में आ रहा है ना, ऐसा इंडिया का कंपनी भी बाहर जा रहा है, मतलब फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ है और हो रहा है। ठीक है, इसका इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे देश का जीडीपी बढ़ेगा, इससे देश लीडर बना रहे, लीडरशिप आ रहा है देश के अंदर। मतलब जो इंडिया कभी ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, 75 ईयर्स हो गया सर इंडिपेंडेंस होके, हम लोग इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बनाया है ना। क्या बनाया वो, मोदी जी ने बताया ना, हर घर तिरंगा। अरे आप लोग तिरंगा लहराए थे घर पे? हाँ, मैं तो लहराया था। हाँ, क्या रे, घर पे तिरंगा लहराया था आप लोगों ने? पताका उड़िয়েছিলি? কি রে রাজন না, বাড়িতে পতাকা উড়িয়েছিলি নাকি? अरे फ्लैग, फ्लैग होस्ट किए थे कि नहीं किए थे? ना तो बताओ, हाँ या ना? ना? अरे आप लोग चुप क्यों हो, बोलो तो सही। हाँ सर। किए थे? अरे वाह, थैंक यू सर। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको, तो ये सब मैं बात किया था गवर्नमेंट का पॉलिसी कंटेंट, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा था कि इंडिया, एलपीजी के बारे में बात हुआ था। ये कॉन्सेप्ट जो है ना सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। एफडीआई, ठीक है, एफआईआई, एफडीआई, एफआईआई एंड ओएफडीआई। ठीक है, अब ये एफडीआई के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता के रखा था। एफआईआई क्या है और ओएफडीआई क्या है, इसके बारे में नॉलेज नहीं दिया होगा, है ना सर, एक बार उसके बारे में बात कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको क्या बोला अभी, करेंटली मैं अभी आपको एक पॉइंट में बताया कि सर इंडिया, इंडिया मतलब इंडियन कंट्री आज के डेट में फॉरेन कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसको बोलते हैं सर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड। ओके, ओएफडीआई। सर ये क्या होता है? सर पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन हम लोग एक चीज पढ़े ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइज होने के कारण जैसे बाहर का कंपनी इंडिया में आ सकता है, ऐसे इंडियन कंपनी भी बाहर जा सकता है। बट एक चीज है सर, इंडियन कंपनी पे दम होना चाहिए, और जो धीरे धीरे बढ़ रहा है सर, जो धीरे धीरे काफी डेवलप हो रहा है। इंडिया का टाटा, इंडिया का रिलायंस, ठीक है, ये सब कंपनी भी फॉरेन में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको यूज कर सकता हूँ। इंडियन फर्म इन्वेस्ट इन अब्रॉड टू। फॉर एग्जाम्पल इन February 2020 भारती एयरटेल, ये एग्जाम्पल है, ऐसा और भी एग्जाम्पल्स है सर। भारती एयरटेल ने 978.92 मिलियन इन्वेस्ट किया फॉरेन कंट्री में। कंट्री का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में जानते हो? टूरिस्ट स्पॉट है, आइलैंड कंट्री है। आप लोग मॉरिशस के बारे में सुने हो? अरे बोलो।
छोटा सा कंट्री है मॉरिशस। ये देखो, देख पा रहे, ये है मॉरिशस। ये कहाँ पर है सर? सर इंडियन ओशन पे है। कितना दूर है भारत से? सर भारत से काफी दूर है, मादागास्कर के पास है। यहाँ पर है मॉरिशस। इंडियन ओशन आइलैंड नेशंस नोन फॉर इट्स बीचेस, लागून्स एंड ड्रेव्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर भी भारत मतलब एयरटेल का इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडरी बनाया है सर। मतलब यहाँ का एक कोई कंपनी है नेटवर्किंग। एयरटेल क्या काम करता है? नेटवर्किंग कंपनी है। तो एयरटेल का नेटवर्किंग बिजनेस मॉरिशस में भी इन्वेस्ट हुआ है। इन नवंबर 2019 पीवीआर सिनेमा, a leading multiplex chain, launched its first property in श्रीलंका। मतलब अगर आप श्रीलंका में जाओगे तो आपको पीवीआर नजर आएगा। ठीक है, मेकिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल वेंचर। तो पीवीआर सिनेमा श्रीलंका में जाओगे तो देखने को मिलेगा। एंड इन अगस्त 2019 सन फार्मास्यूटिकल्स, ये फार्मेसी कंपनी है, एंटर्ड इनटू लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग्स। चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग्स के साथ इंडियन सन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, सन फार्मा इंडिया का बहुत ही लीडिंग एक फार्मेसी कंपनी है। इसका भी स्टॉक मार्केट में आपको नजर आएगा। ये देखो, ये स्टॉक मार्केट ओपन है एक्चुअली, इससे पहले स्टॉक का क्लास था। सन फार्मा देख पा रहे सर? ये देखो, ये सन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। कितना दाम चल रहा है सन फार्मास्यूटिकल्स? सर 916 करके शेयर का दाम चल रहा है, 916। अगर आप इसका थोड़ा फंडामेंटल देखना चाहते हो, एक सेकेंड, एक मिनट रुको, मैं आपको सन फार्मा में लेके जाता हूँ। सर आप लोग इस तरह से ना किसी भी कंपनी का डेटा को चेक कर सकते हो। सन फार्मा में चले गए, उसके फंडामेंटल्स में चले गए, और यहाँ पर जाके हम लोग ओपन करके, सर क्या मिला? देखो सर, शेयर का दाम छोड़ो अभी। अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो बेसिकली क्या बनाता है? मेडिसिन बनाता है। कुछ फेमस ब्रांड क्या है? ऐसे रिवाइटल, टीवी में ऐड देखते होंगे, वॉलिनी स्प्रे, ये सब सन फार्मा का प्रोडक्ट है। इसके अलावा नॉर्मल मेडिसिन तो है ही सर। ठीक है, इट्स अ मेडिसिन कंपनी बेसिकली। ठीक है, स्पेशलिस्ट इन मेडिसिन, और इसका बहुत सारा केमिकल चीज़ें हैं सर, जो दवाई के हिसाब से जो बनाया जाता है फार्मेसी, उस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है सर? इट्स अ बिग कंपनी। सिमिलरली आप पीवीआर सिनेमा का भी स्टॉक प्राइस देख सकते हो, जैसे मैं आपको पीवीआर के बारे में अभी बताया। ये देखो सर, पीवीआर का शेयर का दाम चल रहा है 1852 करके, पीवीआर सिनेमा का नहीं, पीवीआर सिनेमा, एक सेकेंड, 1853 करके, यस, पीवीआर लिमिटेड। ठीक है, क्या करता है सर? सिनेमा हॉल। ठीक है, लार्जेस्ट फिल्म एग्जीबिशन कंपनी इन इंडिया, पीवीआर, लार्जेस्ट फिल्म एग्जीबिशन कंपनी। आइनॉक्स भी है बट पीवीआर सबसे बड़ा है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? सर इससे फर्क ये पड़ता है कि इंडिया का बिजनेस बढ़ रहा है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? इससे ये फर्क पड़ता है कि इंडिया का बिजनेस ग्रो हो रहा है। यही आपको मेरे लिए समझाने के लिए मैं आपको कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स में लेके गया। बहुत अच्छा सर। सर वापस चलो, हम लोग अपने नोट्स पे आ जाते हैं। तो पीवीआर सिनेमा भी बाहर गया, सन फार्मास्यूटिकल्स भी अपना लाइसेंस एग्रीमेंट चाइनीज मेडिकल सिस्टम के साथ किया टू डेवलप एंड कमर्शियलाइज 7 जेनरिक प्रोडक्ट इन मेनलैंड चाइना। चाइना में जाके मेडिसिन बेच रहा है। Data released by the Reserve Bank of India show that investment by Indian firms in foreign countries in January 2020 rose by nearly 40% to $2.10 billion on a yearly basis। मतलब ईयरली बेसिस में 2.10 बिलियन एवरी ईयर इंडियन इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में जा रहा है। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है सर? इससे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इंडिया दुनिया में बॉस बनने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे भारत वर्ल्ड को क्या करेगा? लीड करेगा, और वो बन रहा है सर। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है सर, बट फिर भी हम लोग यूएस चाइना से थोड़ा पीछे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा हाई है, इसलिए पर कैपिटा इनकम थोड़ा पीछे है। अगर आप जीडीपी वाइज देखो तो इंडिया का रैंकिंग वर्ल्ड में 5th है, बट अगर आप पर कैपिटा रैंकिंग देखोगे तो भारत का रैंकिंग 142nd में है। ये थोड़ा दुख का बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ का है सर। 140 करोड़ पॉपुलेशन पे जब 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना,
तो पर हेड इकोनॉमी, पर हेड इनकम उतना नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर इकोनॉमी का पावर देखा जाए तो हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है सर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जीडीपी रैंकिंग में। इट्स अ गुड साइन, बट जीडीपी रैंकिंग में इंडिया तो 5th में है, इंडिया 5th में है, बट सर आप इसका साइज देखो, सबसे बड़ा यूएस 25 ट्रिलियन, मतलब इंडिया से कितना गुना ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स हाई है सर? सर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हाई है। इंडिया से यूएस का इकोनॉमी 6 टाइम्स हाई है। पॉपुलेशन कितना है इसका? सर हार्डली 33 करोड़ का। चाइना का जीडीपी देखें आप, 20 ट्रिलियन का, यूएस के जस्ट नीचे, सेकंड सुपर पावर है वर्ल्ड का, अभी सेकंड सुपर इकोनॉमी है। 20 करोड़ का, 20 ट्रिलियन का, करोड़ नहीं सॉरी, 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जान लो सर, जनरल नॉलेज भी है ये सब। सर जापान छोटा सा कंट्री है, 5-10 करोड़ पॉपुलेशन है सर जापान का, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। इनोवेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट जापान का। जर्मनी अनदर इनोवेटिव कंट्री, जापान एंड जर्मनी का एक कॉमन पॉइंट है, दोनों ही इनोवेशन में बहुत ही लीड करता है ना। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में जापान और जर्मनी बहुत ही आगे होता है, स्पेशली ऑटोमोबाइल में, है ना। और नॉट जस्ट ऑटोमोबाइल, डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में जापान और जर्मनी का एडुकेशन का एक अलग ही लेवल है। इंडिया मिक्स्ड अप एक इकोनॉमी है सर। प्रॉब्लम ये है कि कॉलोनी रहा है बहुत दिन, और भी प्रॉब्लम है, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, पर फिर भी हम लोग वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे आते हैं। यूके जो हमारे ऊपर लीड किया था वो हमसे थोड़ा पीछे चला गया। फ्रांस, कनाडा, इटली, ब्राजील आगे आगे पीछे चला जाता है। तो सर ये एक अच्छा बात है कि इंडियन जीडीपी बढ़ रहा है, बट सर इंडिया को अगर रिच बनना है तो ये अमाउंट कम से कम 25 ट्रिलियन का होना चाहिए है ना, तब जाके हम लोग रिच कंट्री बन पाएंगे। अभी हम लोग एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कंट्री है। अगर इंडिया को रीच होना है तो इंडियन इकोनॉमी 25 ट्रिलियन के आसपास होना पड़ेगा, कुछ नहीं तो कम से कम चाइना तो बन जाओ। चाइना भी 150 करोड़ का कंट्री है सर, 150 करोड़ का पॉपुलेशन का कंट्री है, बट एक अच्छा बात है ना, 20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो 20 ट्रिलियन जब 150 करोड़ में डिवाइड होता है, ये एक हायर मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाते हैं, है ना। ऑब्वियसली यूएस जैसा नहीं बन पाएगा, बिकॉज यूएस में 33 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, बट इंडिया को भी तो कम से कम चाइना जैसा होना पड़ेगा। क्या बोलते हो सर, बोलो। एक ओवरऑल पिक्चर को समझो। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? नयनी, सनोन, प्लीज टेल मी। राजन्ना, विदिशा, बोलो सर। Yes, sir. तो जब तक ये नहीं होगा ना, ये हम लोग कभी कभी बात करते हैं ना कि हम लोग फैमिली में, जब हमारे फैमिलीज में जब बेसिकली बात होता है कि पैसा का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, हर फैमिली में थोड़ा बहुत है। अब फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना, ये फैमिली का अकेला का प्रॉब्लम नहीं है, ये कंट्री का भी प्रॉब्लम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ सिंगल फैमिली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंडिया में मैक्सिमम फैमिली में है, बिकॉज इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है। तो मिडिल क्लास फैमिली का परसेंटेज इंडिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप इंडिया का मिडिल क्लास फैमिली का परसेंटेज काउंट करोगे ना, तो परसेंटेज में इंडिया में मिडिल क्लास का परसेंटेज आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना, 60%। फिर इंडिया में हार्डली 10 करोड़ लोग, 10 to 15 करोड़ लोग, 10%, 10% ले लो मैक्सिमम, 10% इंडिया में रीच है, मतलब आउट ऑफ 140 10% रीच में आता है। मतलब कितना, 140 करोड़ का 10% मतलब 14 करोड़ रीच है। इसमें सुपर रीच, मिडिल रीच, ठीक है, ये सब अलग अलग एक सेगमेंट है। बट अगर मैं 10% को छोड़ूं, हायर मिडिल इनकम ग्रुप में कितना है, 20%। आउट ऑफ 140 करोड़ 20% हायर मिडिल ग्रुप में है, तो 30% चला गया। बीच का जो 50% है, 50% मतलब आउट ऑफ 140 50 मतलब 70 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन इंडिया में मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब जिनका फैमिली इनकम 50,000 के बीच में है, मंथली इनकम 50,000 मंथली इनकम के बीच में है। ऐसा संख्या एवरेज में इसका परसेंटेज
50% मान के चलता हूँ, 30-40,000 मंथली इनकम ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग हैं भारत में, और 10%, 15-20% के आसपास बीपीएल लेवल में है, 15-20%, 15-20%। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी ये थोड़ा कम हो गया है पहले से काफी बेहतर है अभी, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन में डे बाय डे इंडिया इंप्रूव कर रहा है, डे बाय डे इंडिया इंप्रूव कर रहा है, ये एक अच्छा साइन है। बट सर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह में है, बिजनेस डेवलपमेंट। इंडिया में बिजनेस का ग्रोथ होगा तभी इंडियन इकोनॉमी डेवलप करेगा, इकोनॉमी डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगा, तो बिजनेस सिनेरियो डेवलप करेगा, और उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग अभी बात जो कर रहे हैं ना, FII, FDI, FDI में तो मैं पहले ही बात कर चुका था आप लोगों से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिटेल्स बात किया था। FDI में आप आज बताएं कि इंडिया बाहर भी, इंडियन कंपनी बाहर कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब बाहर बिजनेस करके हम पैसा लाएंगे, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडियन कंपनी फॉरेन जाएगा, बिजनेस करेगा, इनकम करेगा, इंडिया में लाएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी पे करेगा। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जैसे FDI का जरूरत था, FDI मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बताया था, वैसा ही FII का भी जरूरत पड़ता है। सर आप बोलोगे FII कौन है? सर FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। ये कौन होता है सर? ये फॉरेन कंपनी होता है, फॉरेन कंपनी जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकता है, ठीक है, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये लोग, इनके पास बहुत पैसा होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में आके इन्वेस्ट करता है, तो इनका पैसा जब इंडियन मार्केट में आता है तो इंडियन कंपनी को ग्रोथ होता है। जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में बहुत आपको मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, अच्छा PBR में देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या देखेंगे सर? होल्डिंग्स, ठीक है। PBR का क्या फॉरेन होल्डिंग है? फिर एक सेकंड होल्ड करो ना सर, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो सर, आवाज आ रहा है? क्या मेरा साउंड आ रहा है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कीजिएगा। यस सर। सर आप लोग FII देख पा रहे हो? ये देखो सर, ये PVR सिनेमा का शेयर, शेयर का दाम है 1844 करके चल रहा है, 1844। बट मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ अभी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखो कि PVR पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा है कितना, PVR का जो जितना टोटल शेयर मार्केट में है, ठीक है, उसमें ये देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 36% शेयर होल्ड करता है। सर प्रोमोटर मतलब जो PVR को जिन्होंने बनाया वो 17% शेयर होल्ड करता है। म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब हम लोग जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, वो 18% शेयर होल्ड करता है। अब ये म्यूचुअल फंड में बाहर का म्यूचुअल फंड भी होता है, ये देखो म्यूचुअल फंड्स आधा डोमेस्टिक, ठीक है, आधा डोमेस्टिक में LIC है, ठीक है, LIC है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ये देखो सर। और किस तरह से आप देख सकते हो लास्ट कुछ सालों मंथ में, ठीक है, ये देखो सर, ये मार्च 2021, जून, सितंबर, दिसंबर, ये 2022 के मार्च और जून है। ये देखो सर, पहले 42% था, फिर 46 हो गया था, फिर 37, फिर 31, फिर 33, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा कैसे भारत के मार्केट में आ रहा है आप देख पा रहे हो?
ऐसा आपको बहुत सारा कंपनी दिखेगा। एक कंपनी है उसका नाम है सर सोना BLW, सोना काउंसलर, मैं दिखाता हूँ। सोना BLW प्रिसिशन फॉर्गिंग्स, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। इसके शेयर के बारे में मैंने एनालिसिस किया था बहुत बार। 350 में तब 300 में चल रहा था, अभी 550 के आसपास है। अब उस पर छोड़ो, मैं शेयर मार्केट का बात नहीं करूंगा अभी, मैं आपको बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप बिजनेस को समझो, बाद में जब आप लोग शेयर मार्केट समझोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा सर, ठीक है। इसका फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखो, प्रोमोटर के हाथ में है 67%, म्यूचुअल फंड 14%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.90, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 8.8, और बाकी हम आप जैसे लोगों के पास 7-8%। आप यहाँ पर जाओगे तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में चेंजेस देखो। एक टाइम पे 13-14% होल्डिंग था, ठीक है। रिसेंटली होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है। मतलब क्या हुआ, मार्केट से पैसा उन्होंने उठा लिया, मार्केट से पैसा उठा लिया। अब इसका एक इम्पोर्टेंस देखो, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, जब जब मार्केट से फॉरेन कंपनीज पैसा उठा लेता है मार्केट गिर जाता है। कैसे पता चलता है, स्टॉक मार्केट कितना चल रहा है 522, ठीक है। लेकिन जब ये आया था तब इसका दाम चल रहा था, ये 1.5 साल आसपास हुआ सर। ये देखो जब आया था तब 300 350 में आया था, फिर देखो आप 700 850 800 तक इसका ये शेयर गया है। उसके बाद देखो आप एक चीज ख्याल करो, दिसंबर के बाद 22 जून के आसपास देखो आप, ये देखो सर, यहाँ से देखो आप स्टॉक गिरना चालू हुआ। अब क्या क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए आपको होल्डिंग देखना पड़ेगा। एक वन ऑफ द रीजन है मार्केट को अंडरस्टैंड करने का। ये देखो मार्केट से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग दिसंबर के बाद से गिरा है ना, हेलो, दिसंबर के बाद से ये गिरना चालू किया। अब दिसंबर के बाद आप स्टॉक को भी देखो, दिसंबर 21 के बाद आप स्टॉक को एक बार देखो, दिखाई दे रहा है। देखो फॉरेन होल्डिंग जैसे ही निकला वैसे धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस गिरना चालू किया। मतलब कंपनी के ऊपर फॉरेन लोगों का जो पैसा था वो उठा के लेके चला गया, तो ऑटोमेटिकली शेयर में धड़ाधड़ एक गिरावट आया। ठीक है सर, ये भी एक शेयर मार्केट को समझने का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है सर, ठीक है। हम लोग जो लोग शेयर मार्केट में एनालिसिस करते हैं या जो लोग शेयर मार्केट सीखते हैं उन्हें भी ये हमें बताना पड़ता है। आप लोग यहाँ पर कमर्शियल नॉलेज के अंदर FII के बारे में समझ रहे हो, बट ये एक बहुत बड़ा खेल है। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है सर, बोलो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है FII? हाँ सर। So you often come across the term FII which represent foreign institutional investors. FII is a large foreign group with substantial investable funds. इनके पास बहुत पैसा होता है। FII are registered abroad, फॉरेन में रजिस्टर्ड होते हैं, तो व्यू टू इन्वेस्ट इन अदर नेशंस। इनका मेन मकसद होता है बाहर के कंट्रीज में कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ होता है जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है, समझ रहे हैं ना। जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा वहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होने से जॉब क्रिएशन भी होता है। आप लोग जो इतना पढ़ाई कर रहे हो, अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो जॉब भी क्रिएशन नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम जॉब क्रिएशन पर्पस ऑल्सो। और सिर्फ जॉब ही नहीं, जो वैल्यूएबल जॉब, सैलरी तब इंक्रीज करता है जब मार्केट में पैसा होता है। तो हाई सैलरी जब तभी मिलता है जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी हाई है, बिजनेस भी हाई है, जॉब भी ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा है, ठीक है। तो FII are registered abroad with the view to invest in other nations to invest in equity market. हेज फंड क्या होता है सर, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है। जब आप लोग बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन इक्विटी डेरिवेटिव सीखोगे ना, तब मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टॉक मार्केट क्लास में। जैसे डेली में स्टार्टिंग करता हूँ, डेली सुबह को क्लास चलता है, सुबह 9 बजे से, ठीक है। 1-1.5 घंटा का डेली का क्लास होता है, उस पर मैं ये सब स्टॉक मार्केट में ये सब डेरिवेटिव देख पा रहे हो ना, ये सब स्टॉक मार्केट है। नेशनल अभी आपसे क्लास करने से पहले ही मैं बात कर रहा था, तो देखो निफ्टी 50 इंडेक्स, स्टॉक डेरिवेटिव्स, ये सब में हेजिंग वगैरह होता है। जब करोगे तब समझ में आएगा। अभी इतना जान लो कि ये सब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का खेल है, तो उसमें हम लोगों को ये मौका मिलता है। थैंक यू सर। ओके, तो पॉइंट क्या है
सो फॉरेन पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में, पेंशन फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में आता है. FIIs have strong research team which speculate to invest in a country with the possibility of strong return in equity market. These funds park their funds to fuel bullish market. ये जो फंड्स है ये उसी मार्केट में पैसा डालते हैं जब मार्केट बुलिश होता है. मतलब मार्केट बुलिश का मतलब क्या है? अब आपको लगेगा कि सर बुलिश मार्केट क्या है. चलो बुलिश मार्केट समझा देते हैं थोड़ा. सर ये लाइव मार्केट है, ये जो आप देख पा रहे हो ना ये लाइव मार्केट है. लाइव मार्केट समझते हो? मतलब स्टॉक मार्केट लाइव है. ये आप देखिए सर, इसको कैंडल स्टिक्स कहते हैं. जब स्टॉक मार्केट का अलग से पढ़ाई करोगे तब आपको ये सब डिटेल्स में सीखने का मौका मिलेगा. बट अभी देखो आप, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में बात हो रहा था तो मैं सोचा कि रख देते हैं, आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगा तो बता देंगे. ये निफ्टी 50 जो होता है ना सर, इसमें ऐसे ये सब टॉपिक भी आप लोगों का है सर. मतलब टॉपिक है निफ्टी 50 क्या है, बेसिक्स ऑफ जनरल, बेसिक बिजनेस जनरल नॉलेज है ये, बेसिक बिजनेस जनरल नॉलेज. ठीक है, उसके अंदर आपको निफ्टी, बुलिश, बियरिश ये सब कॉन्सेप्ट देखना मिलता है. अब आपको लग रहा है सर बियरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है? सर निफ्टी 50 होता है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज का एक इंडेक्स. जैसे ये इंडेक्स ये দেখা যাচ্ছে, दिखाई दे रहा है सर? देखो तो एक बार, ये देखो निफ्टी 50. सर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में घर पे बात किए हो? मतलब कभी बातचीत होता है क्या? बोलो ना एक बार. कोई है ऐसा घर पे जो स्टॉक मार्केट के बारे में बातचीत करता है? माँ, पापा, कोई सीनियर भैया, दीदी, एनीवन? सर टीवी में चैनल्स भी होते हैं, एनडीटीवी प्रॉफिट, जी बिजनेस, कभी देखा आप लोगों ने? वहाँ पर इस तरह का स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन आता जाता रहता है. हाँ सर, कभी देखा आप लोगों ने? बोलो. हाँ या ना? ये देखो, देख रहे हो ऐसे आता जाता रह रहा है. तो ये सब इंफॉर्मेशन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब इसमें ये बियरिशनेस बुलिशनेस का सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप ट्राई बस इतना समझो अभी कि जब मार्केट में, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो? तेजी. ठीक है, बुलिशनेस का मतलब होता है तेजी. जैसे देखिए किसी ने अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था ना, ट्रेड किया था 15,300 में या 16,000 में या 17,000 में, फिर भी उनको क्या मिला था? मार्केट में पैसा मिला था. 16,000 का शेयर इंडेक्स 17,800 में चला गया. कितने दिन में हुआ ये? सिर्फ 1 मंथ में हुआ. 1 मंथ में ऐसा हुआ. 16,500 से शेयर 17,800 में पहुंचा. मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ. ये तो इंडेक्स है, अगर मैं स्टॉक वाइज बात करूँ तो भी दिखा सकता हूँ आपको. अभी मैं बात कर रहा था, जैसे एक इन्वेस्टमेंट था, क्लास में हम लोग बात कर रहे थे. अगर आप थोड़ा सा नज़र दो तो आपको दिखेगा. ये आईटीसी है सर. ये क्या है? आईटीसी है. दिखाई दे रहा है सर? हेलो, ए नानी, सनॉन, बोलो. राजन ना, दिखाई दे रहा है? हाँ सर. ये देखो सर, आईटीसी के शेयर में इन्वेस्टमेंट हुआ था. मतलब हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, फिर मैंने भी लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लिया था, बहुत सारे जो लोग गाइडेंस लेते हैं वो लोग भी लिया था. मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था. जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी ऐसा है. इसके बारे में मैंने डिस्कशंस किया था जब आईटीसी 200 पे चल रहा था. फिर मैंने 250 में भी बोला था लेने के लिए. अगर किसी ने 250 पे भी लिया है तो ये कब का बात कर रहा हूँ आप देखो, 27 जून को. ठीक है, तो 27 जून को अगर किसी ने, 27 जून को नहीं, उसके बाद ही मैं बोला इस पॉइंट पे 270. अगर किसी ने 270 में भी आईटीसी लिया है, 270 में लिया है, तो अभी कितना चल रहा है करंट प्राइस? से 315 313 ऐसा चल रहा है. तो कितना प्रॉफिट किया सर? 45 पर शेयर. अब अगर किसी ने 1000 शेयर परचेज किया था तो 1000 इंटू 45, 45,000 प्रॉफिट है. अगर किसी के पास 100 शेयर है तो 100 इंटू 45,
4500 प्रॉफिट है। कितने दिन में कमाया? एक महीने में, जुलाई से अगस्त। प्योर एनालिसिस सर, तो प्योर एनालिसिस सर। ऐसे क्यों हुआ था? बिकॉज मार्केट बुलिश था, बिकॉज मार्केट बुलिश था। अब चलो दूसरा कंपनी देख लेते हैं। ऐसा एक एग्जांपल नहीं है सर, ऐसा हजारों एग्जांपल हैं। पेटीएम, मैंने पेटीएम के बारे में रिसेंट एनालिसिस किया था क्लास में। जब पेटीएम मोटा मोटी 500 550 रेंज में था। आपको मैं जस्ट दिखाता हूँ। हम लोगों ने पेटीएम के बारे में, मैं बोला ना आपको कि 500 550 600 के आसपास बात किया था, जब ये बेसिकली डाउन जीरो लेवल में था, इस लेवल में। तो ये तब चल रहा था 600 600 में। करेंटली पेटीएम चल रहा है 774 में। किसी किसी ने सेल भी कर दिया 800 850 में, 825 में किसी किसी ने सेल भी कर दिया। और ये कितना दिन में हुआ? जुलाई से अगस्त, 1.5 मंथ में, 1 से 1.5 महीना। कितने का डिफरेंस हुआ? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 600 से 17774, सॉरी 774 अगर करंट डेटा है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को बोला था सेल कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है, ये फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट 600 से 850 या 800, 200 का डिफरेंस होता है। तो 200 करके, अगर जिसके पास 1000 शेयर था, 1000 इंटू 200 करके जितना होता है 2 लाख। अगर किसी के पास 100 शेयर है तो 100 इंटू 200 करके 20,000, 20,000 ऐसा इनकम किया है सर। और ये कोई तुक्काबाजी नहीं था, इट्स प्योर रिसर्च, तो प्योर रिसर्च था। ये सब रिसर्च का ही कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल फंडामेंटल पढ़ा जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, कितना जानोगे? अभी जब स्टॉक मार्केट जानने का पूरा पूरी मन बनाओगे तब बताऊंगा। क्या आप लोग देख पा रहे हो सर? बोलो। इसको बोलते हैं बुलिशनेस। तो फॉरेन मार्केट का पैसा भी इसी तरह से बुलिश मार्केट में आता है। कब, कौन से मार्केट में आता है सर? बुलिश मार्केट में या बुल मार्केट में, ठीक है। तो फॉरेन मार्केट का पैसा बुलिश मार्केट को फेल करने के लिए आता है। नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड द नेशन एक्सपीरियंस इनफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसी। वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते चले जाते हैं। और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग पीरियड के लिए, फ्यू मंथ्स के लिए, फ्यू इयर्स के लिए फॉरेन का पैसा आता है। उसमें बिजनेस को भी कैपिटल मिल जाता है, बिजनेस को भी कैपिटल मिल जाता है, वो भी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट, मतलब इसको यूज कर लेता है, अपना लोन वगैरह भी रीपे कर देता है, जो भी उसका जरूरत है वो पूरा कर लेता है। इक्विटी है ना, ये सब इक्विटी है। तो whenever the market reaches a peak start declining thereafter, जैसे ही मार्केट रिच में आता है फिर डिक्लाइन करता है, और फिर फॉरेन फंड किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। समझ रहे हो सर? जैसे करेंटली इंडियन मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, आज ऐसे बहुत दिन तक आगे गया, फॉर द लास्ट 1 मंथ मार्केट मूव करके यहाँ तक गया। आज का मार्केट न्यूज देखो, 18,000 ऑलमोस्ट छू रहा था, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा है। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा, और वही हुआ, गिरा मार्केट। अब देखना ऐसा है कि अभी फॉरेन पैसा रहता है कि चले जाता है। सर मुझे को जितना खबर है कि मार्केट में कुछ कुछ कंपनी से पैसा निकलना चालू हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोना BLW का, एक जो मैं बता रहा था ना, फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी, ये देखो, ब्लैकस्टोन बोल के एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टर था, ठीक है। ब्लैकस्टोन फॉरेन कंपनी है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी। क्या करता है, ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। ब्लैकस्टोन को सेल सोना BLW शेयर्स नियरली 4,000 करोड़ में सेल करके निकल रहे हैं थर्सडे को, ठीक है। 13.6% स्टेक, ठीक है। सोना BLW प्रिसीजन सोल्ड भाया ब्लॉक डील्स ऑन थर्सडे, तो सेल करके निकल गया। इससे क्या होगा, मार्केट में उसका शेयर तो थोड़ा गिरेगा, ठीक है। ये देखो, सेल ऑफ शेयर इन द इंडियन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मेकर सोना कॉमस्टार अकॉर्डिंग टू टर्म्स इन द डील seen by Bloomberg. An affiliate of the US firm is offering these shares in Sona BMW Precision Forging as it's formally known as ₹500 each in terms of show. 500 टका करके लिया था, ठीक है। मार्केट आगे निकला था, 7.2% डिस्काउंट ऑन वेडनेसडे क्लोजिंग प्राइस।
तो बेसिकली एक टाइम पे 500 टका करके लिया था, फिर बाद में अच्छा ज़्यादा दाम पे सेल करके निकल गया। कितने में निकला? सोना BMW का शेयर भी नीचे गिरा है उसके कारण, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा होल्डिंग था, एक बहुत बड़ा होल्डिंग था जो होल्डिंग ब्लैकस्टोन कंट्रोल कर रहा था 34% के आसपास, वो होल्डिंग चला गया। अब कोई और ले लेगा, मतलब किसी ने, इसने सेल किया, ब्लैकस्टोन ने सेल किया तो किसी ने खरीदा होगा। लेकिन जब जब ऐसा होता है ना सर, जब जब ऐसा होता है तब तब मार्केट में आपको कुछ ना कुछ नजर आता है, खराब चीज, मतलब बियरिशनेस, फिर बुल होगा, फिर बियर होगा, कि मार्केट का नियम हो गया। इसीलिए बोलते हैं when market reaches a peak and starts declining thereafter, these funds move to another nations. So the euphoria is short lived. No wonder national government look for sustainable FDI investment. अब गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि FDI आ जाए पर ना जाए, FDI आ जाए पर ना जाए, सस्टेनेबल, ठीक है, ओवर FII। जितना ज्यादा दिन तक पैसा इंडियन मार्केट में रहेगा उतना अच्छा। अगर जल्दी जल्दी निकल जाता है, ये इट्स नॉट अ गुड साइन, बट स्टेबल होना चाहिए। ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के स्टेबिलिटी के ऊपर। किसकी स्टेबिलिटी के ऊपर? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये देखो इंडियन मार्केट के बारे में करेंट इंटरनेशनल मार्केट क्या सोचता है, ये भी देख लो। ये बुझते पारछिस थोड़ा, समझ में आ रहा है? सर बोलो, सर बोलो, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं? आवाज है आप लोगों के पास? मेरा कनेक्शन है? यस सर। ओके सर। ये देखो सर, ये इंडिया के बारे में इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का आउटलुक है। जैसे देखो स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P बोल के एक बहुत फेमस कंपनी है जो रेटिंग एजेंसी है, यूएस में भी काम करता है, इंडिया में भी काम करता है, दुनिया में बहुत सारे देशों में काम करता है। रिसर्च एजेंसी है जो इकोनॉमी को रेट करता है। क्रेडिट रेटिंग मतलब भारत का क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, कि अगर कोई भारत को पैसा देता है कि भारत ये रिपे कर पाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सिंपल बात है। तो आउटलुक पॉजिटिव है। मूडीज, इनका मानना है कि भारत स्टेबल है, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। फिच का कहना है कि भारत का इकोनॉमी का स्टेबिलिटी स्टेबल है, ठीक है। DBRS ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, ये भी पॉजिटिव बता रहा है। तो कुल मिला के दो पॉजिटिव दो स्टेबल, मतलब पॉजिटिव ना। ये जितना ज्यादा दिन तक रहे इतना अच्छा। कुछ दिन पहले अगर मैं आपको चेक करा था तो ये नेगेटिव था, जैसे स्पेशली मूडीज ने नेगेटिव दिया था, ठीक है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है सर, इकोनॉमी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट। भारत का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहा है, मतलब इंडिया डॉलर ज़्यादा कमा रहा है, यही इसका कहना है। भारत अभी वर्ल्ड में फॉरेन रिजर्व में 4th लार्जेस्ट है, बट चाइना से काफ़ी नीचे है। फॉरेन रिजर्व मतलब डॉलर कमा कितना है भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत के पास ज़्यादा बिजनेस होगा, फॉरेन में एक्सपोर्ट करेगा तब ना कमाएगा। भारत के पास इसके लिए कैपिटल का ज़रूरत है, ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा एक्सपोर्टिंग। चाइना देखो कितना एक्सपोर्ट करता है, तभी उसके पास रिजर्व सबसे हाई है, 32,75,490 मिलियन। जापान 13,11,254 मिलियन US डॉलर। स्विट्जरलैंड 9,64,000। रशिया 5,80,000। बट इंडिया 5,72,978। खराब नहीं है, नॉट बैड, बट नॉट लाइक चाइना। चाइना इंडिया से कम से कम 6 से 7 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बट इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस से ज्यादा है। यूएस 2,34,430 एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन डॉलर कमाता है, बट उसका एसेट बहुत है। ये यूएस का एक स्पेशलिटी है, एसेट बहुत है। मतलब इंडिया के पास स्कोप बहुत है, चाइना का जगह इंडिया ले सकता है। अब देखना ये कि इंडिया 5 रैंकिंग से धीरे धीरे रशिया, स्विट्जरलैंड, जापान को तो क्रॉस कर सकता है, बट चाइना को क्रॉस कर सकता है क्या? रशिया भी थोड़ा चिंता का बात है। अब देखना ये कि कितना दिन में ये क्रॉस करता है। समझ रहे हो सर? ये सारा चीज डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। आई होप
एफडीआई, एफआईआई, ओएफडीआई तीनों समझ में आ गया होगा, आया है कि नहीं? बोलो सर। यस सर। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जितना सारा चीज़ होता है क्यों होता है, ये जो भी आप देख पा रहे हो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हो क्यों हो रहा है? लिबरलाइजेशन के कारण। ये स्टार्ट हुआ था 1991 में, तो इंडिया ग्रोथ पोटेंशियल का दरवाजा को खोला था। Apart from internal liberalizations, through deregulations, it sought to alter structure of Indian economy by increasing the scope of private and foreign capital. Private capital मतलब individual businessman as well as foreign पैसा दोनों मिला के भारत को बनाए, इसलिए इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होना चाहिए। लिबरल का मतलब होता है रिमूव और लूजन रेस्ट्रिक्शंस। लिबरल का यही मतलब होता है कि थोड़ा सा टाइटनेस से लूज करो और रिमूव करो, कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो रिमूव करो। इट हैपेंस बाय डिसमेंटलिंग एंड लाइसेंसिंग एंड परमिट्स डीरेगुलेशंस, ईजिंग ऑफ अप्रूवल्स, सिस्टमेटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव्स, मतलब लॉ को भी थोड़ा लूज होना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ओवर बिजनेस, गवर्नमेंट का कंट्रोल बिजनेस से कम करो। We have already noted that policy regime prior 1990 was characterized by a host of restriction on private sector. 1990 से पहले प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में बहुत पाबंदी था, रेस्ट्रिक्शन था। While it is debatable whether these restrictions were relevant at the time they were imposed at the first place, क्या ये जरूरी था? इसको लेके डिबेट है। These restrictions certainly seem to have outlived their utility. These restrictions included the reservation of sizable number of industries for public sector, मतलब सरकार कितना बिजनेस चेक देखेगा, कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट कितना रहेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन, ये सब सारा चीज में रेस्ट्रिक्शन था। Liberalizations may be defined as a systematic process of enlargement of enhancement of freedom of the private sectors like Tata, Birla, Ambani जैसा business या stock market listed companies, ठीक है? And even the strategic sectors such as defense productions, defense में भी आजकल इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है? डिफेंस प्रोडक्शन में भी इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। कुछ कंपनीज है, मैं नाम बता सकता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। परास बोल के एक कंपनी आया था, इसका शेयर क्या गिरा, मतलब क्या ग्रोथ दिया था सर, मैं आपको क्या बताऊँ। परास डिफेंस या परास टेक्नोलॉजी, परास डिफेंस, यस, परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये आया था 100 या 150 के आसपास जब लिस्टेड हुआ था, समझ रहे हो सर? इसका जब आईपीओ आया था 100-150 में लिस्टेड हुआ था, उसके बाद स्काई रॉकेटिंग 1200, फिर बिजनेस में उतना ज़्यादा अभी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा साइडवेज चल रहा है, 600-650 में रेंज में घूम रहा है। तो बेसिकली डिफेंस में भी भारत अच्छा कर रहा है सर, देख रहे हैं ये क्या क्या करता है, इसका क्या क्या बिजनेस है देखो। एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, परास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ओपेल टेक्नोलॉजी, मतलब सारा का सारा डिफेंस का काम करता है, गवर्नमेंट को भी बहुत हेल्प होता है। सर बिजनेस के बारे में जितना जानोगे ना, मतलब खो जाओगे सर, खो जाओगे। बस अपना इंटरेस्ट एक्टिविटी को बढ़ाओ। ये कमर्शियल नॉलेज को जो सब्जेक्ट है ना, ये जनरल नॉलेज को इतना इम्प्रूव करता है बिजनेस सेक्टर्स में, मैं आपको क्या बताऊँ सर। बस आपका इच्छा चाहिए सर, आपका इंटरेस्ट चाहिए। मैं एक बात करूँ, आप 1000 बात कर सकते हो। मतलब मैं एक एग्जांपल यूज करूँ, एक लिबरलाइजेशन के लिए मैं कितना सारा बात करूँ। प्राइवेट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना लिबरलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? विंड्स ऑफ चेंज, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, 91 के बाद चालू हुआ था। द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व सोनली फॉर द पब्लिक सेक्टर। पहले क्या था, कुछ इंडस्ट्रीज था जो सरकार के हाथ में था, जैसे कि 18 इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग आयरन, स्टील, हेवी प्लांट एंड मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशंस, जैसे कि आप लोगों को पता है बीएसएनएल, आयरन स्टील वगैरह में सेल, ये सब है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब, टेलीकॉम इक्विपमेंट, मिनरल ऑयल, माइनिंग, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस,
ठीक है, जैसे एयर इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे कि एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में। बट आज नहीं है, आज गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, हैज बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टू 3। अब 18 से सिर्फ 3 इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में है, डिफेंस एयरक्राफ्ट, वारशिप्स एंड एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं सर? डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड वारशिप्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीज सिर्फ सरकार के हाथ में रह गया। बाकी सब चीज में प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन इकोनॉमी का पैसा भी आना चालू हो गया। प्राइवेट बिजनेसमैन ये सब बाकी बिजनेस में आ गया सर। आपको पता है टाटा स्टील, जिंदल स्टील, आयरन में बहुत सारे हैं, मशीनरीज में भी बहुत सारे हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में भी प्राइवेट आ गए सर, टेलीकॉम इक्विपमेंट में भी, मिनरल्स में, ऑयल में, माइनिंग में, एयर में भी बहुत सारा। रिसेंटली आकाशा एयरलाइंस आया झुंझुनवाला साहब का, लेकिन झुंझुनवाला साहब चले गए। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑलमोस्ट abolished except for a few hazardous or environmental sensitive industries जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सब को छोड़ के बाकी चीज़ों में लाइसेंस में भी बहुत ईजीनेस आ गया। मतलब आपको जल्दी में अल्कोहलिक लाइसेंस नहीं मिलेगा, अल्कोहलिक बिजनेस का, सिगरेट का, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स का, एरोस्पेस का, ड्रग्स का एंड फार्मेसी का, बाकी सब बिजनेस का लाइसेंस ईजी अवेलेबल है। बस आपको करने का इच्छा होना चाहिए। ये बोझा जाच्छे समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसी तरह से रिक्वायरमेंट दैट इन्वेस्टमेंट बाय लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज नीडेड सेपरेट क्लियरेंस अंडर मोनोपोलीज इंडस्ट्रियल ट्रेड प्रैक्टिस। अब इसमें भी एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोली इकोनॉमिक पावर आ जाता था, उसमें भी गवर्नमेंट ने थोड़ा कंपटीशन लॉ लाया। आप लोग जब सीए के केस में फाइनल लेवल में, सीएस के केस में एग्जीक्यूटिव लेवल में लॉ पढ़ोगे, कंपटीशन लॉ, ठीक है, ये इसके लिए मैं सीए फाइनल एंड सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, या सीए में फाइनल में भी पढ़ाता हूँ। सीए सीएमए के केस में फाइनल में पढ़ोगे इकोनॉमिक कंपटीशन लॉ, सीएस के केस में एग्जीक्यूटिव में लॉ थोड़ा उसका, सीएस के केस में थोड़ा लॉ पहले जानना पड़ता है। तो बेसिकली बिजनेस में बड़े बड़े कंपनीज का पावर मोनोपोली ना बन जाए, इसलिए कंपटीशन एक्ट लाया, ताकि आपके पास पैसा है बोल के आप कुछ भी करोगे ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल कंपटीशन होना चाहिए। तो बिग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो रेगुलेट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को। मतलब एक के बाद एक चीज़ पढ़ोगे सर, सीएमए का पढ़ाई में ना ये एक सिमिलैरिटीज़ है। आप कोई कुछ आगे जानेगा, कोई कुछ बाद में जानेगा, बट जानना पड़ेगा, बिकॉज ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस जिसका कॉमन पैरामीटर है उसके लिए सारा चीज़ जानना है, ठीक है। Indian industrial scenario has also been characterized by long-standing policy of reserving production of certain terms of small-scale sectors. About 800 items are covered by this policy since the late 1970s, which mean that investment in plant machineries in any individual unit, मतलब 70s 80s में क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही ये सब होता था, ठीक है। बट आजकल ऐसा नहीं है, आप चाहे तो गारमेंट, शूज, टॉयज, हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है आज के लिए। Failure to permit development production units in more modern equipment and large scale of production severely restricted India's export competitiveness. ये 1970s 80s में प्रॉब्लम था। धीरे धीरे ये सबको क्या कर रहा है, अलग आउट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन हटा रहा है। इंडिया टॉयज, ठीक है, या फिर शूज इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है और फॉरेन में दे रहा है, क्योंकि सभी चीज़ें गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो गवर्नमेंट कैसा पॉलिसी ले रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था प्राइवेटाइजेशन का और फॉरेन पैसा इंडिया में आने का मेन पॉइंट, ठीक है। और ये प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ? प्राइवेटाइजेशन एज ए स्ट्रेटजी had been experimented in the Western world a decade earlier than the experimented in India. During Prime Minister of Mrs. Margaret Thatcher, British coal mines were privatized. Many of the components of National Healthcare Service, School Education Service privatized. Privatization refers to managerial approach. प्राइवेटाइज करने के पीछे मेन रीजन जो होता है वो मैनेजरियल अप्रोच, मतलब प्राइवेटाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा होता है, ओनरशिप स्ट्रक्चर ठीक ठाक से चलता है। हाँ, कोई बोलेगा सर इसमें बिजनेस भी होता है, सर हर चीज़ का एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है। प्राइवेटाइजेशन का एक नेगेटिव साइड भी है कि लोग पैसा मतलब एजुकेशन में भी कमर्शियलाइजेशन आ गया, हेल्थ सेक्टर्स में भी कमर्शियलाइजेशन आ गया।
जो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए उसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, बट अदरवाइज प्राइवेटाइज होने के कारण डेवलपमेंट बहुत हुआ है। हायर फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप, इनोवेशंस, कॉस्ट सेविंग्स मेनी टाइम्स, बहुत अच्छा मतलब डेवलपमेंट आया एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स वगैरह में, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइज का कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसको भी थोड़ा गो थ्रू करोगे, इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन एफर्ट वाज नॉट इजी, गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइज करने से गवर्नमेंट जॉब चला जाएगा, पब्लिक भड़क जाता है, देयर वर हार्डली एनी टेकर्स ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर्स। जैसे रिसेंटली एयर इंडिया को टाटा ने लिया, है ना, लॉस मेकिंग था। तो देयर हैड बीन मेनी टेकर्स ऑफ सरप्लस मेकिंग इंडस्ट्रीज, जैसे ऑयल ड्रिलिंग एंड रिफाइनरी कंपनीज को लेने के लिए बहुत लोग, लेकिन लॉस मेकिंग को, स्टील अथॉरिटी को भी लेने के लिए लोग राजी हो जाएगा, बट जो लॉस मेकिंग है उस बिजनेस को कौन लेगा? इसको लेके गवर्नमेंट को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बट स्टिल होप है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ये सब कर रहा है। इसके पीछे गवर्नमेंट 3 तरह का कॉन्सेप्ट यूज करता है। प्राइवेटाइजेशन में भी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन फॉलोइंग प्रोमिनेंट टाइप्स: डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। सर ये 4 पॉइंट जान लो तो समझ में आ जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन को कॉन्सेप्चुअलाइज गवर्नमेंट किस तरह से किया। फर्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन में गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स फुल्ली और पार्टली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज क्या करेगा? उसको फुल्ली या पार्टली प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवरी करेगा। दिस इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय गवर्नमेंट, मतलब कंपनी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। डेलीगेशन में हैपन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइज और ग्रांट एटसेट्रा, मतलब गवर्नमेंट फ्रेंचाइज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा और प्राइवेट कंपनी उसको हैंडल करेगा, या तो फुल्ली या तो पार्टली, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। ये हो जाता है डेलीगेशन। डाइवेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप, गवर्नमेंट अपना ओनरशिप थोड़ा सा छोड़ दे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे रिसेंटली LIC में हुआ है, अपना ओनरशिप भी थोड़ा छोड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा छोड़ेगा, एंड सेल्स द मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज इन कोर्स ऑफ टाइम। जैसे रिसेंटली LICI में ऐसा हुआ, LIC टोटली गवर्नमेंट का था 100%, बट गवर्नमेंट उसमें से 5-10% अमाउंट बाहर छोड़ा, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दिया, जिसका स्टेक कोई भी ले सकता है। इसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट करना। इसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप टोटल में नहीं जाता, पार्शियल में जाता है। सर समझ में आ रहा है ना डेलीगेशन डाइवेस्टमेंट में फर्क? एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट। द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी। प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी। प्राइवेट एंटरप्राइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट एंटिटी खत्म हो जाता है। एंड डीरेगुलेशन, फैसिलिटेशन, प्राइवेटाइजेशन इफ इट एनेबल्स प्राइवेट सेक्टर्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट मोनोपोली। अगर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट मोनोपोली को चैलेंज करता है तो गवर्नमेंट को जाना पड़ता है। The government monopoly through BSNL and MTNL has been displaced by the private sector. एक टाइम पे BSNL MTNL का मोनोपोली होता था मोबाइल सेक्टर से, पर धीरे धीरे एयरटेल, जियो आने के बाद आजकल BSNL कौन यूज करता है? मतलब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया कि हम आपसे ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्लेस कर देना। एंड डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग ए पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन ए पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, अपना ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा पब्लिक एंटरप्राइज या प्राइवेट एंटिटीज को दे देता है। कौन? सरकार। मतलब डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सरकार किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को या प्राइवेट पार्टीज को कुछ पोर्शन ऑफ स्टेक, मतलब ओनरशिप दे देता है, मैनेज करता है। और यहाँ पर क्या करता है? गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्शियल, पूरा का पूरा नहीं, and sells the majority stake to one or more private entities in course of time. तो थोड़ा सा फर्क है डाइवेस्टमेंट में और डिसइन्वेस्टमेंट। बाकी डेलीगेशन, डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा अलग है। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कॉन्सेप्ट को हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट कर रहा है, और ये समय का मांग है सर, समय का मांग है, बिकॉज बैठे बैठे लॉस कराना देश के लिए अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। सुनने में खराब लगता है, गवर्नमेंट जॉब कम हो जाएगा, बट देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो ये था इस चैप्टर की कहानी, जिसमें मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताया। यहाँ पर जाओगे तो आपको MCQ क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ यहाँ से MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, मैं और भी MCQ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, बट तब तक इसको पूरा चैप्टर को पढ़ो और MCQ को प्रैक्टिस करो।
नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करता है, कैसे बिजनेस करना ये बताता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास का चर्चा है, तब तक के लिए घर पे इसको रिवाइज करो। बोलो सर, तनोन, नयनी, विदिशा, बोलो सर, समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये विदिशा बोझा गया विदिशार आवाज पाচ্ছি না। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, बस और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। ये वीक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से ना सारा चीज़ आप लोगों को ठीक ठाक टाइम पे मिलेगा, बिकॉज थोड़ा कुछ पर्सनल अर्जेंट काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है सर, मेरा भी कुछ क्लास इधर उधर हो रहा है, बट मुझे नहीं लगा नेक्स्ट वीक से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं टाइम पे, जैसे मेरा क्लास मिस हो रहा है नहीं होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बात